नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी के अंतर्गत सेट नंबर 10 देखा था। पिछले जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न साइड में आई बटन में आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे सेट नंबर 11 के हिंदी के जो है वो प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है, इनमें से मुहावरों में सही प्रयोग कौन सा है? धोनी अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन करके रांची वापस पहुंचा तो लोगों ने मैदान मार लिया, या धोनी अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन करके रांची वापस पहुंचा तो लोगों के हाथ के तोते उड़ गए, या अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन करके रांची पहुंचा तो लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया, या फिर उसे सिर आंखों पर बैठा लिया? तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो कोई भी काम अच्छे के संदर्भ में होता है तो कहते हैं ना कि उसे जो है वो आंखों पर बैठा लिया, सिर पर बैठा लिया, इस तरीके के संदर्भ में। तो बस डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, मुहावरा बताना है। उपयुक्त मुहावरा जो है वो क्या होगा? मुसीबत देकर घबरा जाना, नाक पर धब्बा लगना, 9 2 11 होना, दांतों तले उंगली चबाना, या नानी याद आना? कौन सा सही होगा? या मुसीबत देखकर घबरा जाने के संदर्भ में देखिए 9 2 11 होना मतलब तो होता है भाग जाना, तो इसका तो नहीं होगा। नाक पर धब्बा लगना भी बिल्कुल नहीं होगा। दांतों तले उंगली दबाना भी हो सकता है और नानी याद आना भी हो सकता है। तो इन दोनों में से बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, यानी इन दोनों में से, तो आपका आंसर डी वाला यहाँ पर सही होगा। नानी याद आना मतलब होता है बहुत ज्यादा घबरा जाने के संदर्भ में, वही चीज यहाँ पे लिखा है मुसीबत देखकर घबरा जाना। और दांतों तले उंगली दबाना मतलब होता है दंग रह जाना, हैरान हो जाना। उसमें घबराना सेंस नहीं होता, उसमें आश्चर्य हो जाते हैं ना हम कभी कभी किसी चीज को देख करके, अरे ये कैसे हो गया, अरे इतना। तो उस संदर्भ में सी वाला होता है, आंसर डी वाला होगा। तीसरा प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ जो है वो क्या होगा? बुरे लोग लाख प्रयत्न के बाद भी अपनी बुराई नहीं छोड़ते हैं, कठिन काम अकेले आदमी के बस की बात नहीं है, छल कपट का काम एक बार ही होता है, या दुष्ट व्यक्ति बात से नहीं बल्कि दंड से ही मानता है? कौन सा इनमें से सही होगा? काठ की हांडी बार बार जो है वो नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आप क्या कहेंगे कि काठ की हांडी का मतलब होता है जो छल कपट होता है उसका काम एक बार ही होता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है उसको आप एक ही बार मूर्ख बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते हैं। वही चीज छल कपट का एक बार ही होता है, आप एक बार जान गया आपको तो फिर वो दोबारा से जो है वो नहीं बनेगा। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द जो है वो नहीं है? बताइए, आदित्य, मयंक, हिमांशु, या फिर कलानिधि? चांद का समानार्थी कौन सा जो है शब्द इनमें से नहीं है, यानी कि पर्यायवाची भी आप जो है वो कह सकते हैं। तो चांद के पर्यायवाची में चंद्र, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, मृगांक, हिमांशु, मयंक, ये सब आते हैं। आपका कलानिधि जो है ये भी आपका आता है, कलाधर भी आता है, पर आदित्य नहीं आता है। ए वाला आपका ऑप्शन चांद का समानार्थी नहीं है, बाकी सभी हैं। पांचवा प्रश्न, वचन कितने टाइप के होते हैं? दो, तीन, चार, या पांच? बताइए। हिंदी में पूछा गया है तो आप हिंदी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो एक वचन, द्विवचन, या एक वचन द्विवचन ना कहकर एक वचन बहुवचन, ऐसे ज्यादा सही होगा। तो दो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होता है। शब्द वर्णों से बने होते हैं, या सार्थक और निरर्थक दोनों ही जो है आपके शब्द होते हैं? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो शब्द जो होते हैं वो वर्णों से बने होते हैं। वर्ण मतलब एक पर्टिकुलर से इकाई लिखा है तो ये ई जो है वो केवल क्या है? वर्ण है। अब ई, का और बड़ी ई, ये सब मिलाकर हम क्या बना रहे हैं? शब्द बना रहे हैं। तो शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं। सातवां प्रश्न, इनमें से सही कथन चुनना है। बोली शिष्ट समुदाय में व्यवहृत होती है। बोली का प्रयोग साहित्य में होता है। बोली से अभिप्राय अभिप्राय स्थानीय घरेलू बोली से है, या बोली के अंतर्गत अनेक विभाषाएं होती हैं? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बोली से अभिप्राय होता है स्थानीय घरेलू बोली, जो पर्टिकुलर एक छोटे से क्षेत्र में या क्षेत्रीय भाषा के तौर पर जानी जाती है। ऐसे भी आप जो है इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, नौकर आया वह बाहर खड़ा है, इस वाक्य में वह जो है वो क्या है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, या फिर क्रिया विशेषण? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न आप देख रहे हैं तो कोई भी आज के कठिन नहीं है अभी तक के, तो किसी के अभी तक कोई गलत नहीं हुए होंगे। आंसर की बात करते हैं तो वह आपका यहाँ पर सर्वनाम है, तो बस सी वाला सही होगा। नवा प्रश्न है, अंधे की लकड़ी होने का क्या अर्थ जो है वो होता है? लकड़ी से चलना, सहारा होना, सहयोग होना, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो अंधे की लकड़ी मतलब होता है, कहते हैं ना कि वो हमारे अंधे की लकड़ी है। जैसे अधिकतर आप बूढ़े बुजुर्ग के संदर्भ में कहते हैं कि अगर उनका कोई एकमात्र पुत्र है तो उसको संदर्भ देते हुए, तो आंसर यहाँ पर सहारा देना जो है वो बी वाला जो है वो सही होगा।
10वां है आपका 31 में समास कौन सा है? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री या फिर कर्मधारय, कौन सा इनमें से सही होगा? तो 31 में देख रहे हैं, क्लियर आपको संख्यावाची वर्ड दिख रहा है तो आसानी से आप पहचान सकते हैं द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री या कर्मधारय में। पर एक चीज और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में द्वंद्व दे दिया गया है, ये एक्चुअल में द्वंद्व नहीं होगा, यहाँ पर द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो आप ए वाले ऑप्शन के साथ द्विगु समास के साथ जो है वो यहाँ पर जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि सहज सहनशीलता कौन सी संज्ञा है, किस टाइप की संज्ञा में आती है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से जो है वो कोई नहीं? सहनशीलता जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो सहनशीलता क्या होता है? किसी चीज की जाति को प्रकट नहीं करता है, पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक नहीं होता है, आपका जो भाव होता है कि हम वो चीज सहन कर रहे हैं तो किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा में जो है आपका आ जाएगा, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला आपका है 12 प्रश्न कि कौन आता है, क्यों, करते हैं में कौन सा सर्वनाम जो है वो होता है? निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक? तो किस टाइप का बोध यहाँ पर हो रहा है? कौन आता है, क्या करते हैं? देख रहे हैं इतने दो इस प्रकार से अलग अलग जो है वो छोटे छोटे वाक्य दे रखे हैं, इनमें आपको जो है वो पहचानना है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर सी वाला। तो क्लियर दिख रहा है आपको, प्रश्न संबंधी है। अगला देखते हैं आपका 13 प्रश्न कि भगवत भक्ति में संधि कौन सी है? विसर्ग, स्वर, व्यंजन संधि या फिर गुण स्वर संधि, कौन सा इनमें से सही होगा? आपको बताना है भगवत भक्ति में संधि जो है वो कौन सी जो है वो होगी। तो यहाँ पर अगर आप अलग अलग करेंगे इसे भगवत भक्ति में, तो आपका ता और भा मिलकर के यहाँ पर भगवत अलग होगा, यहाँ पर भगवद है लिखा है, अलग जब होगा ना तो यहाँ से भ ग व और ता ये अलग होगा, और अलग जो होगा वो होगा आपका भक्ति। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। अगर आप देखिए तो क्या ये जो ता है ये, और यहाँ पर जो भा है ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? तो ये दा बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जब चेंज ही हो जाता है तब फिर वो स्वर संधि में आता ही नहीं है, तो ये आपका स्वर और गुण स्वर ये सब ऑप्शन कट जाएंगे। विसर्ग तो है नहीं, व्यंजन संधि आपका है, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। 14 प्रश्न है आपका प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। तो रेखांकित यहाँ पर वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? शर्म के मारे चुप हो गया में आकाश पाताल लेकर गया, अपना समूह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने लग गया या उल्टी गंगा बहाने लगा, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो शर्म के मारे चुप हो गया, हम जिस संदर्भ में मुहावरे को लेते हैं वो आपका इनमें से बी वाला ऑप्शन सही होगा, अपना समूह लेकर रह गया, तो बस बी वाला यहाँ पर सही होगा। 15 प्रश्न है आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? लज्जित होना, स्वागत करना, सावधान करना या क्रोध से देखना? अब देखिए आंखें दिखाना दो संदर्भ में होता है, एक हम कहते हैं कि किसी को हम आंखें दिखा रहे हैं यानी कि उसको क्रोध प्रकट कर रहे हैं, और दूसरा एक और होता है कि सावधान। पर यहाँ पर जो एक्चुअल में आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ निकालते हैं वो क्रोध से देखना का संदर्भ में होता है, तो डी वाले ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। 16 प्रश्न है संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे जो है वो क्या कहते हैं? करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण। क्रिया संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अधिकरण कारक जो है आपका ऑप्शन डी वाला जो है वो सही होगा। और विभक्ति इसमें पर होती है, तो वो भी आपने देखा अधिकरण में पर इस प्रकार से आती है। 17 प्रश्न मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या फिर क्रिया, बताइए कौन सा सही होगा? आसान सा प्रश्न है। तो काला क्या है? उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, और विशेषता के लिए हम कहते हैं कि ये जो है वो आपका विशेषण हो जाएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 18 प्रश्न है वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? इसमें रेखांकित जो अंश है वह कौन सा मनुष्य है जिसने, इतने के बारे में पूछा गया है। ये उपवाक्य है, मिश्रित वाक्य है, आश्रित उपवाक्य है या वाक्य है? तो वाक्य तो नहीं होगा क्योंकि वाक्य तो पूरा यहाँ तक है जितने आपका इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है। तो अगर आप मिश्र वाक्य को जानते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सरल वाक्य के साथ एक दूसरा उपवाक्य शामिल होता है, तो ये आपको क्लियर दिख रहा है मिश्रित वाक्य में आ रहा है। तो अब यहाँ पर तो आपको ये क्लियर है, और यहाँ पर अगर देखें वह कौन सा मनुष्य है जिसने, तो इतने अगर पार्ट को आप देखेंगे तो ये क्या है, ये डिपेंड है दूसरे वाले महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, तो प्रारंभ होने वाला ये आपका जो है ये आश्रित उपवाक्य में आएगा। अगर टोटली आपका पूछा जाए तो आपका जो है ये वाक्य में आएगा, तो सी वाले ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे।
अगला 19 प्रश्न है, कितना भव्य महल है, इसमें कौन सा चिन्ह अंत में लगेगा? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। कितना भव्य महल है, तो क्लियर आपको दिख रहा है एक प्रकार का क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, पर प्रश्न का इसमें कोई संदर्भ दिख नहीं रहा है। और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो कितना भव्य महल, इस प्रकार के हम जब कोई भाव प्रकट करते हैं तो विस्मयादि बोधक चिन्हों का भी यूज करते हैं इस प्रकार से। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। कहते हैं ना कि कितना भव्य महल है, कोई चीज की विशालता को हमने देखा या कुछ अचानक से ऐसी चीज देखी जो हमें हमारे भाव को प्रकट करे, तो इस प्रकार से डी वाला सही होगा। 20 प्रश्न आपका कि आ किस प्रकार का वर्ण है? स्वर है, व्यंजन है, उपसर्ग है या फिर प्रत्यय है? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। स्वर, व्यंजन, उपसर्ग या प्रत्यय में से आंसर की बात करते हैं तो आ जो है, छोटा आ जो है ये आपका स्वर होता है। छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सब क्या है? ये सब आपके स्वर हैं और स्वरों से आपके व्यंजन बनते हैं, वो सारी चीजें आप जानते हैं। अगला 21 प्रश्न, अराल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, दुर्गम, वक्र, गतिशील या फिर स्थिर? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अराल का अर्थ क्या होता है? तो अराल का अर्थ होता है जो केस होते हैं ना, सिर के बाल होते हैं, उस संदर्भ में होता है, पर यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है। तो पर्यायवाची में सीधा, सादा, कोमल, निश्चल, सच्चा, ईमानदार, उदार, इस तरीके के आपके पर्यायवाची होते हैं। पर अगर इन ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वक्र भी इसका होता है, तो ये बी वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। 22 प्रश्न है, सस्य का पर्यायवाची क्या होगा? अन्य, अमृत, अग्नि, पतन? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। सस्य का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अन्न जो है वो सही होगा। सस्य के पर्यायवाची थोड़ा सा और भी ध्यान रखिएगा, जैसे फसल आपका है उसमें भी आपका इसका संदर्भ आता है, पैदावार जो होती है फसल में उसको भी हम इसी संदर्भ में कहते हैं, उपज भी आपका होता है, और आपका कृषि के संदर्भ में भी वर्ड लिखा जा सकता है, और उत्पाद आपका हो सकता है। तो ये सब आपके जो है वो इसके पर्यायवाची में आ जाएंगे। 23 प्रश्न आपका, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये तो आपको सभी जो है इसके रटे होने चाहिए बादल के। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जलद, नीरद, वारिधि, मेघ? बादल के पर्यायवाची देखिए कौन कौन से हैं। मेघ आपका है सबसे पहला, जलद है आपका, जलद प्रश्न में नहीं पूछा गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेघ भी है जलद भी है। और आपका एक आता है अम्बुद, बहुत पूछा जाता है, अम्बुद, और अम्बुधर करके भी आता है, इसी से शब्द बनता है। तो घटा करके भी आता है, एक आपने सुना होगा वाक्य, काली घटा का घमंड घटा करके पंक्ति पूछी जाती है। और पयोधर आपसे पूछ लिया जाता है, और इस प्रकार के हैं। अगर इनमें आंसर की बात करते हैं कौन सा नहीं है, तो आपका यहाँ पर नीरद भी होता है, पर वारिधि जो है वो नहीं होता है। वारिधि जल या समुद्र के संदर्भ में जो है वो होता है, तो समुद्र आप इसको याद रख सकते हैं। तो आंसर आपका जो है यहाँ पर सी वाला जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका 24 प्रश्न कि अलंकेश पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का या फिर चपला का? साथ ही साथ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अलंकेश पर्यायवाची शब्द जो है वो किसका है? आंसर की बात करते हैं तो ये जो है वो कुबेर का पर्यायवाची जो है वो होता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि निधन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। देहावसान होगा या फिर आमरण होगा या फिर व्यथा होगा या फिर अयन होगा? साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो बताइए निधन का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होता है? देहावसान, आमरण, व्यथा या फिर अयन? आंसर की बात करते हैं तो देहावसान वर्ड आपने काफी बार सुना भी होगा, और यही होता है इसका पर्यायवाची शब्द। तो बस ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि 1757 के में प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ए ऑप्शन है हैदर अली, बी ऑप्शन है मीर कासिम, सी ऑप्शन है मीर जाफर और डी ऑप्शन है अवध के नवाब। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा।
बाकी लाइव टाइमिंग आप सभी जानते हैं, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।